हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षा संस्थान सीकर। मैं गोकुल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। उसका आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5। और उससे पहले हमने जस्ट पता था जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रकारों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब एक इस चैप्टर में जो लास्ट का जो टॉपिक बचता है वो होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? 2KCl प्लस 3O2। 2KCl प्लस 3O2 यानी जब पोटेशियम क्लोरेट तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का मतलब या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3 में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है। इसी प्रकार जैसे वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति तेल इसका जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति से संपन्न होती है। यदि इसमें निकिल जो है वो उत्प्रेरक डाल दें तो ये अभिक्रिया तुरंत स्पीड से संपन्न होगी। इसका मतलब यहाँ निकिल क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके वेग को क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक है, उनके प्रकार, उत्प्रेरक है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आता है उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक जो हैं वो सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर जो है वो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक। और दूसरा हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना इसको। वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, अभिकारक उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। तो वे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं।
यानी वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, उस उत्प्रेरक को सहमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं या कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया लिखते हैं CH3COO CH3। जब इसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3COOH प्लस CH3OH का निर्माण होता है। तो यहाँ जो एथिल मेथिल एसीटेट जो है, मेथिल एसीटेट, ये क्या है? ये मेथिल समूह है और ये CH3COO माइनस, ये क्या है? एसीटेट, मेथिल एसीटेट। जब इसकी जल से विक्रिया करवाते हैं तो ये किस अवस्था में है? लिक्विड, और जल भी क्या है? लिक्विड अवस्था में। तो ये क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और ये क्या बनता है? मेथेनॉल। ये भी किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। और ये भी किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। तो समांगी की हमने क्या परिभाषा पढ़ी? वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरक। इसी प्रकार हम एक और अभिक्रिया के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। जैसे 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2, यहाँ क्या है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और आगे क्या है? SO3, 2SO3। अब इधर देखना, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2, 4, 2, 6। इधर कितने हैं? 6। एस के या सल्फर के 2 परमाणु। इधर भी कितने हैं? 2 परमाणु। तो ये जो SO2 होता है वो किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन जो होता है वो भी गैसीय अवस्था में। और जो SO3 बनता है वो भी क्या होती है? गैसीय अवस्था में। तो इसमें देखो अभिकारक है, उत्पाद है, और जो उत्प्रेरक, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? समान हैं। इसलिए इन्हें हम कौन से उत्प्रेरक कहते हैं? सहमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अगला आता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं वो देखते हैं। सेकंड हमारा जो है वो आता है विषमांगी उत्प्रेरक। जस्ट उसका उल्टी परिभाषा यदि हम लिखें तो वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक और जो उत्प्रेरक है उनकी भौतिक अवस्था क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो वे उत्प्रेरक जिसमें क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे N2 प्लस 3S2, 2NH3। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से विक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसमें Fe जो है वो सॉलिड या ठोस अवस्था में होता है, और ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में, और जो अमोनिया बनती है वो भी क्या? गैसीय अवस्था में। तो इसमें देखो अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? अलग अलग दिख रही है। उत्प्रेरक ठोस अवस्था में और अभिकारक जो है वो गैसीय अवस्था में है। इसलिए ये उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे वनस्पति तेल जो है ये निकल उत्प्रेरक है, तो क्या बनेगा? वनस्पति घी बनता है। तो इधर देखो वनस्पति तेल किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। और ये निकल क्या होता है? ठोस अवस्था में। और ये भी क्या होता है? सॉलिड अवस्था में। तो वे पदार्थ जिसमें
अभिकारक या वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक व जो उत्प्रेरक है उनकी भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमने उत्प्रेरकों को प्रकार में पढ़ा। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहमांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। अगला जो है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है धनात्मक उत्प्रेरक, सेकंड होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, थर्ड होता है स्वतः उत्प्रेरक, और जो फोर्थ हम पढ़ेंगे इसमें वो आता है जैव उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वे उत्प्रेरक जिसमें या जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, वो कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो क्या बनता है, KCl प्लस O2, क्या बनेगा, KCl प्लस O2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इसलिए क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। इसी प्रकार हम एक अभिक्रिया और देखते हैं, जैसे 2SO2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा, 2SO3। तो इस अभिक्रिया में जो हमने उत्प्रेरक लिया था वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO लिया था। यहाँ जो NO है वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इसलिए उत्प्रेरक क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। सेकंड इसमें है ऋणात्मक उत्प्रेरक। सेकंड जो है वो है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, धनात्मक का जस्ट विपरीत, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो H2O प्लस O2 का निर्माण होता है, H2O प्लस O2 का निर्माण होता है। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके अंदर ग्लिसरॉल डाल देते हैं तो H2O और O2 के निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अर्थात ये ग्लिसरॉल अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और अभिक्रिया की जो गति है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है वो कहते हैं। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण हम सामान्यतः लिखते हैं, CHCl3 प्लस O2 C2H5OH, तो क्या बनेगा, COCl2 प्लस HCl CHCl3। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है, फास्जिन गैस, फास्जिन गैस, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो विषैली फास्जिन गैस का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विषैली फास्जिन गैस का निर्माण करती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। अतः इस अभिक्रिया की गति क्या हो जाए, मंद हो जाए, अभिक्रिया ज़्यादा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इस क्लोरोफॉर्म में क्या मिला देते हैं, C2H5OH, अर्थात एथेनॉल जो है वो इसके अंदर मिला दिया जाता है जिससे क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है और फास्जिन जो गैस है उसका निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर तीसरी जो हम पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक। तीसरी उत्प्रेरक का जो प्रकार है वो है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व अभिकारक अभिकृत होते हैं, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक अभिकृत होते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है और वो उत्पाद ही क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मिलने पर बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं या इस उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे CH3 COO C2H5 इसकी अभिक्रिया करवाते हैं जल से तो क्या बनता है, CH3 COOH प्लस C2H5OH। जब एथिल एसीटेट, ये क्या है, एथिल एसीटेट, इसकी जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल। इस अभिक्रिया में बना हुआ जो एथेनॉल है, जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ मात्रा में एथेनॉल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो यही एथेनॉल क्या करता है, अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और अभिक्रिया की गति है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार हम स्वतः उत्प्रेरक को समझ सकते हैं। फिर लास्ट का जो उत्प्रेरक का प्रकार आता है वो आता है, अगला जो है वो है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, उसकी वृद्धि कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया के द्वारा हम समझते हैं NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया, NH2CO NH2 ये क्या है, यूरिया। उसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, NH3 प्लस CO2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को या उसके वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया जो है वो जल से अभिक्रिया करता है हमारे शरीर में, किस एंजाइम की उपस्थिति में? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैव उत्प्रेरक को हम सामान्यतः एंजाइम भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे माल्टोज शर्करा जो होती है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। माल्टोज शर्करा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो इसके आधार पे हम क्या समझ सकते हैं? जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। उसके बाद में आगे जो है वो हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। उत्प्रेरक जो है उनकी क्रियाशीलता को कई प्रकार के पदार्थ प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहला देते हैं। जैसे N2 + 3H2 तो क्या बनेगा? 2NH3। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम उत्प्रेरक क्या लेते हैं? Fe क्या है? उत्प्रेरक है। जब इसमें मोलिब्लेडनम MO का चूर्ण डाल देते हैं तो ये क्या करता है? मोलिब्लेडनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और अभिक्रिया जो है वो तीव्र गति से संपन्न होने लगती है। यहाँ जो Fe वो तो क्या है? उत्प्रेरक है, और MO वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। Fe उत्प्रेरक है और MO क्या कहलाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। इसी प्रकार एक हम और अभिक्रिया लेते हैं, जैसे वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे निकल क्या है? उत्प्रेरक है। इसमें यदि कॉपर का चूर्ण मिला दे तो ये क्या करेगा? इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा? और अधिक बढ़ा देगा और अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होने लगेगी। तो वनस्पति घी कि जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बनता है, और इसके अंदर यदि कॉपर उत्प्रेरक वर्धक के रूप में डाला जाए तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे निकल क्या है? उत्प्रेरक है, और कॉपर क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। तो इस प्रकार हमने पढ़ा उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। फिर अगला जो सेकंड इसमें आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, तो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे है N2 + 3H2 तो क्या बनेगा? अमोनिया का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है तो
उस स्थिति में हमने क्या उत्प्रेरक लिया था, Fe। Fe हमने क्या लिया था, इसमें उत्प्रेरक लिया था। और इसके अंदर उत्प्रेरक विष के रूप में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो ये अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, कम कर देता है। जैसे यहाँ जो Fe है वो तो क्या है, उत्प्रेरक है, और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो Fe उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को बढ़ाएगा, लेकिन इसके अंदर यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दे तो यह इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा और अभिक्रिया है वो धीमी गति से संपन्न होती है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण है उसके द्वारा भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है उत्प्रेरक वर्धक, पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उत्प्रेरक विष पढ़ा। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जो उत्प्रेरक हैं वो किस प्रकार उसके गुण होते हैं। जैसे अगला जो लास्ट टॉपिक है, उत्प्रेरक के गुणधर्म या विशेषताएं। उत्प्रेरक के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला इसमें है, उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो पहला क्या है, अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और स्वयं जो है वो अभिक्रिया है उसमें भाग नहीं लेते हैं, अर्थात उनके रासायनिक संगठन और मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद में दूसरा है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी थोड़ी सी मात्रा भी उसके अंदर डाल दी जाए तो वो पर्याप्त है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए। तीसरा इसमें, उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को शुरू नहीं करता है, वेग में परिवर्तन को शुरू नहीं करता है या अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है, बल्कि अभिक्रिया के जो गति है या जो वेग है उसको परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं, उत्प्रेरक जो हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। जैसे अगर अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक यूज हो रहा है तो वो अभिक्रिया की गति को क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। इसी प्रकार जो प्रतीप अभिक्रिया होती है तो प्रतीप अभिक्रियाओं में भी वही उत्प्रेरक कार्य करता है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र और जो प्रतीप अभिक्रिया होती है उसमें एक ही प्रकार के उत्प्रेरक का यूज जो है वो किया जाता है। और लास्ट इसका जो पॉइंट होता है वो अगला है, उत्प्रेरक है वो एक निश्चित तापमान पर ही क्रियाशील होते हैं, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित तापमान की ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा, उत्प्रेरक है उसके प्रकार, अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी, क्रियाशीलता के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक, और लास्ट में हमने पढ़ा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक और उत्प्रेरक के गुण धर्म।